प्यारे बच्चों, अधिगम आकलन के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं आकलन के उपकरण नामक प्रकरण का। अपने पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया किस प्रकार से आकलन उपकरण के द्वारा छात्रों के व्यवहार, योग्यताओं, क्षमताओं और गुणों का मापन किया जाता है। आकलन के उपकरण किस प्रकार से अध्यापक को विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि और शैक्षिक विकास का मापन मूल्यांकन करने में सहयोग प्रदान करते हैं, इस संदर्भ में हमने चर्चा की और आकलन के कुछ उपकरणों के नामों से हम परिचित हुए। हमने अध्ययन किया अवलोकन विधि का, जिसको कि जे.बी. वॉटसन ने क्रिएट किया, जो कि बहुत बड़े व्यवहारवादी थे। अवलोकन विधि के माध्यम से विद्यार्थी का नियंत्रित वातावरण में एक वास्तविक जो वातावरण होता है उसमें क्षण प्रतिक्षण का निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण करते हुए कुछ आयामों का विशेष ध्यान रखना होता है। आपने इन आयामों के बारे में जाना और जाना कि आकलन अवलोकन विधि से नियंत्रित और अनियंत्रित माध्यम से होता है, जिसमें एक परिस्थिति में विद्यार्थी को पूर्व में यह सूचना दे दी जाती है कि उसका अवलोकन किया जा रहा है, उसकी गतिविधियों का अवलोकन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी परिस्थिति में विद्यार्थी को यह सूचना ही नहीं होती है कि उसकी हर छोटी से छोटी गतिविधि को अध्यापक के द्वारा अवलोकित किया जा रहा है, जिसमें उसका व्यवहार, उसकी रुचियाँ, उसकी योग्यताएं, क्षमताएं और उसकी जिज्ञासा इत्यादि सम्मिलित होती है। इस विधि के बाद आइए जानते हैं आकलन के उपकरण के रूप में साक्षात्कार विधि को। यह व्यक्तित्व मापन की एक बहुत ही विशिष्ट विधि है। इसमें जो साक्षात्कार होता है वह साक्षात्कारकर्ता और जिसका साक्षात्कार हो रहा है, दोनों के मध्य में आमने सामने की प्रक्रिया से होता है। ये प्रक्रिया प्रश्न के माध्यम से पूर्ण की जाती है। प्रश्न के माध्यम से विद्यार्थी किस तरीके की प्रतिक्रिया प्रदान कर रहा है, इसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इस विधि को क्रिएट करने का जो श्रेय जाता है वो अमेरिका को जाता है। इस विधि में जो साक्षात्कार लेने वाले हैं वो इस प्रकार के प्रश्नों को विद्यार्थी के समक्ष प्रेषित करते हैं, जिससे विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक इन तीनों ही पक्षों का अवलोकन किया जा सके। विद्यार्थी किस प्रकार से अपने ज्ञान को प्रकट कर पा रहा है, अपने बोध स्तर का परिचय किस प्रकार से दे पा रहा है और क्या वह क्रिया में लेके आएगा, किसी प्रश्न के समाधान के रूप में वह किस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति प्रदान कर पा रहा है, इसको वह प्रदर्शित करता है। तो साक्षात्कार को एक आमने सामने की प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसको वार्तालाप की प्रक्रिया भी आप कह सकते हैं, जिसमें कि प्रश्न के माध्यम से सामने वाले का निरीक्षण कहूँ या आकलन कहूँ आप करते हैं। यह 3 प्रकार का होता है: निर्देशित, अनिर्देशित और समाहार। निर्देशित साक्षात्कार में यह पूर्व में ही निश्चित करना होता है, यानी कि आपको योजना बनानी होती है और योजना के अनुसार ही आपको क्रिया करनी पड़ती है। आपको यह निश्चित करना पड़ेगा कि साक्षात्कार का समय क्या होगा, आपको यह निश्चित करना होगा कि साक्षात्कार की क्या विधि होगी, आपको यह निश्चित करना होगा कि प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछने की भाषा किस तरीके की होगी तथा प्रश्नों के प्रकार के माध्यम से आप क्या विद्यार्थी से जानना चाहते हैं, यानी किससे उसका संबंध होगा, किस चीज़ की अभिव्यक्ति आप विद्यार्थी से चाहते हैं, यह पूर्व में सारी चीज़ें डिसाइडेड होंगी। यानी यहाँ एक प्लानिंग इंटरव्यू होता है, प्लान्ड इंटरव्यू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब बीएड में प्रविष्ट हो रहे थे तो आपको ये समझना चाहिए कि जब
आपने एंट्रेंस क्लियर किया तो काउंसलिंग की एक प्रक्रिया रखी गई थी। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया में केवल आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए जा रहे थे, बल्कि एक सामान्य साक्षात्कार भी वहाँ पे आपका चल रहा था। वो साक्षात्कार आप को ये बताना होगा कि निर्देशित था, निर्देशित था या समाहरक टाइप का था, किस प्रकार का था, यह आपको सुनिश्चित करना है। अनिर्देशित साक्षात्कार में कुछ भी प्लान्ड नहीं होगा, कुछ भी पूर्व से नियोजित नहीं होगा। इसमें एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, जिसको कि आप फ्रेंडली इन्वायरमेंट कह सकते हैं। मित्रवत वातावरण वहाँ पे निर्मित होगा, जहाँ आप स्वतंत्र अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने विचारों को प्रेषित कर सकते हैं। आप अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए स्वतंत्र होंगे और इसमें आप जो प्रश्न का जवाब देंगे, वो प्रश्न का जवाब कहीं न कहीं आप का जो व्यवहार है, आपके जो विचार हैं, आपके जो भाव हैं, आपकी जो अभिव्यक्ति है, उसको प्रस्तुत करेगा। इसीलिए इस साक्षात्कार को गहन साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। इसे निदानात्मक साक्षात्कार भी कहा जाता है, इसे केंद्रित साक्षात्कार भी कहा जाता है। जैसे आप जब बीमार होते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सीधे ही आपको दवाई नहीं प्रिस्क्राइब कर देता है, या सीधे ही वो आपको इंजेक्शन नहीं लगा देगा, या सीधे ही टेस्ट नहीं लिख देता है। आपसे वो एक आपकी सिचुएशन जानने के लिए सबसे पहले एक मैं कहूँ साम्य वातावरण वहाँ पे निर्मित करता है, जिसमें आप सहज हो सके। और जब आप सहज हो जाते हैं तो वो आपसे आपकी प्रीवियस हिस्ट्री को पूछता है। प्रीवियस हिस्ट्री का मतलब है वो आपसे पूछेगा कि आपके साथ एक कितने दिनों से कंडीशन चल रही है, आपकी कंडीशन अगर इस तरीके की है तो क्या कारण आपको लगता है, आपने क्या किसी डॉक्टर को दिखाया, क्या आपने कोई दवाई ली। उन सारी सिचुएशन को, ये सारी बातें वो आपसे एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण निर्मित करके आपकी अभिव्यक्ति को ले रहा है। तो वहाँ पर कोई भी पहले से कुछ प्लान नहीं है, क्योंकि उसके पास तो भांति भांति के जो पेशेंट हैं वो जा रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सबके साथ एक ही चीज़ घटित हो रही होगी। तो हर व्यक्ति के लिए जो वो इंटरव्यू वहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, वो प्लान्ड इंटरव्यू नहीं है, किंतु उसमें भी अलग अलग तरीके के मरीजों की सिचुएशन को समझते हुए सबको उनके निदान की ओर ले जाने के लिए, ताकि उनका उचित उपचार किया जा सके, उस विधि को अपनाने के लिए डॉक्टर क्या कर रहा है, समस्या को पहचानने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक ऐसे ही अध्यापक भी विद्यार्थी की जो जटिल समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं को समझने के लिए विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया को कर रहा है साक्षात्कार विधि के माध्यम से, और विद्यार्थी से ही उसकी समस्या का कारण जानने का प्रयत्न कर रहा है, ताकि वहाँ उसमें क्या कर सके, सुधार कर सके, उसको अधिगम की ओर लेकर जा सके, उसका शैक्षिक जो स्तर है उसमें सुधार किया जा सके, उसके लिए उचित वातावरण तैयार किया जा सके। ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल मेथड होता है, इसमें कुछ भी पहले से निश्चित नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरे टाइप का साक्षात्कार है समाहार साक्षात्कार। ये दोनों का मिला जुला रूप होता है, निर्देशित साक्षात्कार का भी और अनिर्देशित साक्षात्कार का भी। इसमें कुछ पहले से ही प्लान्ड होगा और कुछ उसी टाइम सडन क्रिएट किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति आती है कि मान लीजिए आप कोई प्रकरण पढ़ रहे हैं, आपसे कुछ प्रश्न प्रकरण से संबंधित पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि जिसका जवाब जब आप देंगे तो वहाँ से ही एक नया प्रकरण क्रिएट हो जाएगा, एक ऐसी अभिव्यक्ति होगी जिससे कि एक नवीन विचार उभर के सामने आएगा और वहीं से प्रकरण आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं शिक्षण की प्रक्रिया में अनुक्रिया के माध्यम से शिक्षण का कार्य आगे चलता है, जिसमें कि अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में अंतःक्रिया होती है और उस अंतःक्रिया के अनुसार अनुक्रिया करनी पड़ती है
और वो अनुक्रिया जो विद्यार्थी और अध्यापक के मध्य अंतः क्रिया के रूप में हो रही है, वो अंतः क्रिया एक नवीन विचार को लेके समक्ष लेके आ रही है और उसी विचार से प्रकरण आगे बढ़ने पे लगा हुआ है। तो समाहार साक्षात्कार में कुछ प्रश्न पहले से ही क्रिएट होते हैं और कुछ प्रश्न क्रिएट किए जाते हैं। अगर आपके पाठ्य योजना के हिसाब से हम यहाँ पे दृष्टांत क्रिएट करें तो आपकी पाठ्य योजना इन तीनों ही साक्षात्कार के पैटर्न को फॉलो करती है। आप विद्यार्थी को प्रकरण के पूर्व के प्रश्न पूछते हैं, आप विद्यार्थी को बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं, आप विद्यार्थी से विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इन तीनों ही प्रकार के प्रश्नों में विद्यार्थी कहीं भी बंधा हुआ नहीं है। जब वो बोध के प्रश्न दे रहा है तो उसने क्या अंडरस्टैंड किया, एक बच्चे ने कुछ और अंडरस्टैंड किया होगा, दूसरे ने कुछ और अंडरस्टैंड किया होगा, तीसरे ने कुछ और अंडरस्टैंड किया होगा, क्योंकि सबका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अलग अलग तरीके का है। जब आप विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछते हैं तो विचारों की अभिव्यक्ति करने का तरीका सबका अपना अपना अलग होगा। प्रश्न को सुनने के बाद सब अपनी अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे और जब प्रस्तावना के प्रश्न आप पूछते हैं तो आपके प्रश्न का जो जवाब है वो किसी पर्टिकुलर पढ़ाने के बाद प्रकरण से नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि आप जीवन के सामान्य घटनाओं से संबंधित जो विद्यार्थी से जुड़ी हुई घटनाएं हैं उनको आपने प्रश्न के रूप में क्रिएट किया है ताकि आप प्रकरण की ओर जा सकें। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अनिर्देशित साक्षात्कार का स्वरूप है। वहीं निर्देशित साक्षात्कार में जब आप विद्यार्थी से मूल्यांकन के प्रश्न पूछते हैं, यानी कि आपने अब अध्यापक स्पष्टीकरण दे दिया, आप पढ़ा चुके हैं और अब आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, आप उससे पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछ रहे हैं। संपूर्ण पाठ्य योजना को पढ़ाने के बाद आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि हमने ये भी पढ़ा, हमने वो भी पढ़ा, तो उससे संबंधित आप प्रश्न पूछ रहे हैं। आप विद्यार्थी को गृह कार्य दे रहे हैं जो पढ़ा चुके हैं, उसी से संबंधित आपने प्रश्न विद्यार्थी को प्रदान किए हुए हैं। तो ये निर्देशित साक्षात्कार का स्वरूप है। किंतु वहीं जहाँ गृह कार्य निर्देशित साक्षात्कार का एक उदाहरण हो सकता है, गृह कार्य समाहार साक्षात्कार का स्वरूप भी है, जिसमें गृह कार्य में कुछ ऐसे प्रश्न भी आप पुटअप करेंगे कि विद्यार्थी कुछ पढ़े हुए प्रश्नों का जवाब वही देगा जो पुस्तिका में है और कुछ ऐसे प्रश्न आप उसे देंगे जिससे कि उसका दृष्टिकोण पता चल सके कि उसने प्रकरण को पढ़ने के बाद वह क्या समझ पाया है और क्या वह अपनी अभिव्यक्ति अपने शब्दों में लेखन के माध्यम से दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। तो साक्षात्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, क्योंकि साक्षात्कार में सारी प्रक्रिया प्रश्न के माध्यम से चल रही है और इसी प्रश्न से निर्मित होती है प्रश्नावली, जो कि हमारा आकलन का एक और महत्वपूर्ण उपकरण है। इस विधि के जो प्रवर्तक रहे हैं वो सुकरात रहे हैं और शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करने वाले वुडवर्थ हैं, बहुत जाने माने मनोवैज्ञानिक। और वहीं मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसको जिन्होंने इसको क्रिएट किया, जो इसको लेके आगे बढ़े, वो हैं स्टेनली हॉल। तीनों ही बहुत विशिष्ट व्यक्तित्व हैं। सुकरात जो कि प्रश्न के माध्यम से ही अपने शिष्य में जिज्ञासा उत्पन्न कर देते थे, ज्ञान की पिपासा उत्पन्न कर देते थे और विद्यार्थी ज्ञान की पिपासा को शांत करने के लिए ज्ञान की खोज में इधर उधर आप भटकते रहते थे। तो समझिए ऐसा क्या प्रश्न होगा जो उनको मैं कहूँ विचलित कर देता था, जो उनमें जिज्ञासा भर देता था, जिसकी खोज में वो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र, दूसरे राष्ट्र से तीसरे राष्ट्र और पूरे मैं कहूँ विश्व का भ्रमण करते थे और ज्ञान को संकलित करने का कार्य करते थे। तो वो प्रश्न ही था जो कि विद्यार्थी में जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा था। अध्यापक के शिक्षण का महत्वपूर्ण तंत्र भी प्रश्न ही होता है। प्रश्न के माध्यम से ही प्रकरण आगे बढ़ता है,
प्रश्न के माध्यम से ही विद्यार्थियों में रुचि पैदा की जाती है। प्रश्न के माध्यम से ही नवीन जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। प्रश्न के माध्यम से ही नवीन सृजनात्मकता तैयार की जाती है। तो सुकरात प्रश्नोत्तर विधि के जनक रहे हैं। वुडवर्थ महोदय, जो कि मनोविज्ञान में एक बहुत जाना माना नाम है, जिन्होंने कहा था कि आत्मा ने सबसे पहले अपने मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मनोविज्ञान ने अपने मस्तिष्क का त्याग किया, फिर मनोविज्ञान ने अपनी चेतना का त्याग किया और अब वर्तमान में वो अपने व्यवहार के विज्ञान को स्वीकृत कर रही है। तो ये आत्मा से व्यवहार तक आने की प्रक्रिया बिना प्रश्न के उत्पन्न नहीं हुई होगी। कहीं ना कहीं प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि जाने की आत्मा क्या है। प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा क्या आत्मा और मस्तिष्क संबंधित है या नहीं है। प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा क्या मस्तिष्क अर्धचेतन, चेतन और अचेतन की बात कर पा रहा है, तो क्या चेतना भी होती है। क्या चेतना व्यवहार को प्रदर्शित कर पाती है, तो व्यवहार का प्रश्न उत्पन्न हो गया। और वर्तमान में संपूर्ण व्यक्तित्व को व्यवहार से जोड़ दिया गया। इसका अर्थ क्या है कि मनोविज्ञान जहाँ व्यवहार की बात करता है तो शिक्षा वहीं व्यवहार परिवर्तन की बात करती है। मनोविज्ञान जहाँ व्यवहार का अध्ययन करता है तो शिक्षा व्यवहार को कैसे परिवर्तित किया जाना चाहिए, क्यों परिवर्तित किया जाना चाहिए, इसकी बात कर रहा है। तो शिक्षा के उद्देश्य निश्चित कर दिए गए कि किस प्रकार से व्यवहार परिवर्तित किया जाएगा, किस स्तर में किस तरीके का व्यवहार विकसित हो जाना चाहिए। वहीं स्टेनली हॉल की बात आती है तो वो प्रश्न ही थे जिन्होंने किशोर अवस्था के तनाव, तूफान और संघर्ष को बताया कि किशोर अवस्था किस तरीके से प्रभावित होती है और वर्तमान समय में बहुत ही प्रकाश में आने वाले प्रकरण निर्देशन और परामर्श की सभी विद्यालयों में निर्देशन और परामर्श केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए। सभी शिक्षण संस्थानों में निर्देशन और परामर्श केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए। वहाँ से ही कॉन्सेप्ट क्रिएट करके दिया। तो स्टेनली हॉल ने भी प्रश्न को ही उत्पन्न किया होगा। तो ऐसे प्रश्नों से सजी हुई एक प्रश्नावली जो आपके व्यक्तित्व के विचारों को, आपके भावों को, आपकी अभिव्यक्ति, आपके विश्वास, आपके मूल्य को आप क्या परसेप्चुलाइज कर रहे हैं, क्या ग्रहण कर पा रहे हैं आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार, इन सारे पक्षों को जो उभार के समक्ष लेके आ जाए, ऐसी प्रश्नावली को किस तरीके से अध्यापक उपकरण के रूप में प्रयोग में लेके आता है। कैसे परीक्षा का एक प्रश्न पत्र यह निश्चित कर देता है कि कक्षा का कौन सा विद्यार्थी किस प्रश्न पत्र में सर्वोत्तम है। कैसे एक प्रश्न पत्र ये बता दे रहा है कि अपने अलग अलग विषयों में से विद्यार्थी किस विषय में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, वह उसका रुचि का विषय है, वह उस विषय को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहा है। तो प्रश्नावली का स्वरूप क्या है, किस तरीके के इसमें प्रश्न होने चाहिए जो आपके विचार, आपके भाव, आपकी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का कार्य करे। तो बात आती है कि प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को समाहित किया जाए जो विद्यार्थी के ऑलराउंड डेवलपमेंट को एक ही प्रश्न पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य कर सके। तो आप देखते हैं प्रतियोगी परीक्षा में आपके पास जो मैं प्रश्न आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे, वो सारे प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं, जिसके माध्यम से किसी पद के लिए आपका चयन होता है, आप किसी संस्था में प्रविष्ट हो पाते हैं। तो ऐसे कौन से आयाम रखे जाते हैं प्रश्नावली में, उसको हम जानते हैं। जहाँ विद्यार्थी के विषय के ज्ञान को हम जांचना चाहते हैं कि वह विषय के उस प्रकरण को, प्रकरण के अंदर आने वाले विषय को जान पाया है कि नहीं जान पाया है,
बारीकी से समझ पाया है कि नहीं समझ पाया है, इस बात को जानने के लिए आप विद्यार्थी से बंद प्रश्न पूछते हैं, यानी जिसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। आपको एक प्रश्न दे दिया गया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, अब आपको एक करेक्ट आंसर पे ही टिक लगाना है। और या आपको वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न दे दिया जहां आपको एक ही शब्द में उत्तर देना है, तो जिसने पूरा प्रकरण पढ़ा होगा अच्छे से वही एक शब्द में उसका अच्छे से क्या दे पाएगा, जवाब दे पाएगा। इसका अर्थ उसको प्रकरण को बहुत गहराई से पढ़ना होगा, तब वो उसका जवाब दे सकता है। वहीं इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं जहां आप उस प्रकरण को पढ़ने के बाद क्या समझ पाए हैं, क्या नवीन दृष्टिकोण आप में पैदा हो पाया है, आप क्या उस प्रकरण को पढ़ने के बाद सोचते हैं, क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जा सकता है। ऐसे विचारों से युक्त प्रश्न को कहा जाता है मुक्त प्रश्न या खुले प्रश्न। जैसे कि आपके प्रश्न पत्र के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपके पास पूरे सत्र में आपने इतने चैप्टर को पढ़ा, लेकिन आपके पास 4 प्रश्न आए और कहा गया कि 2 ही प्रश्नों को करना है। आपको चयन करना है कौन से प्रश्न की अभिव्यक्ति आप अपने शब्दों में कुशलतम तरीके से कर पा रहे हैं। जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सबको उसको एक जैसा ही करना था, लेकिन जब लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आती है तो प्रत्येक विद्यार्थी अपने विचारों की अभिव्यक्ति के तरीके से प्रश्न को अभिव्यक्त कर पाता है। अपनी समझ, जो उसने बोध किया, जो उसने ज्ञान प्राप्त किया, जो उसको क्रिया में लेके आ पा रहा है, वह अपनी तरीके से उसे प्रस्तुत करने का कार्य करता है। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ चित्रित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, या आपसे कहा जाए कि डायग्राम बनाकर इसको स्पष्ट कीजिए। आपको कहा जाता है फ्लो चार्ट के साथ इसे स्पष्ट कीजिए। तो ये आपकी अभिव्यक्ति के तरीके को बता रहा है कि आप कितने क्रिएटिव तरीके से कार्य करते हैं, आप क्या सोच रख रहे हैं, क्या सृजनात्मकता आपके अंदर भरी पड़ी है, क्या नवाचार आप कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ऐसे प्रश्नों को प्रश्न पत्र में महत्व दिया जाता है। और जब इन तीनों ही प्रकार के प्रश्नों का स्वरूप एक में समाहित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है मिश्रित प्रश्नावली। तो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मिश्रित प्रश्नावली के प्रश्न होते हैं, जिसमें आपके पास जीके भी है, तो आपके पास रीजनिंग भी आ रखी है, तो आपके पास पेडागोजी भी आ रखी है, तो आप इन्वायरमेंट के बारे में जानकार होने चाहिए, आप आईसीटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, देश में क्या घटित हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटित होना चाहिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ खेल जगत में क्या चल रहा है, आपके राज्य में क्या घटित हो रहा है, ऐसे समसामयिकी से युक्त प्रश्न आपके पास आ जाते हैं। तो आपने कहा कि मैं कला वर्ग का विद्यार्थी हूँ, दूसरे ने कहा मैं विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी हूँ, तीसरे ने कहा मैं वाणिज्य वर्ग का विद्यार्थी हूँ। लेकिन जब आप किसी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा पद जिसमें कि क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपको किसी मानक प्राप्त या मानद प्राप्त या किसी संवैधानिक मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक किया हुआ होना चाहिए, या किसी माध्यमिक बोर्ड से आपको माध्यमिक स्तरीय शिक्षा प्राप्त की भी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी जहाँ रखी गई है वहाँ तीनों ही स्तर के बच्चे एक साथ आ गए, और चाहे उसने विज्ञान पढ़ा तो उसको भी सामान्य सामाजिक अध्ययन की जानकारी होनी चाहिए, उसको भी रीजनिंग आनी चाहिए, उसको भी जीके आना चाहिए, उसको भी समसामयिक घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए, अपने राज्य की जानकारी होनी चाहिए, अन्य राज्यों की जानकारी होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटित होना चाहिए इसकी जानकारी होनी चाहिए, खेल जगत में क्या चल रहा है और मनोरंजन के क्षेत्र में क्या चल रहा है, आपके कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या चल रहा है, ये सारे क्षेत्र आपको कैप्चर करने हैं। इसका अर्थ क्या है, आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हर तथ्य आपके पास प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाते हैं। फिर चाहे आप कला वर्ग के विद्यार्थी हैं, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं या वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी हैं, तो ऐसे में आपका मूल्यांकन, आकलन और मापन करने के लिए
आपके पास मिश्रित प्रश्नावली को प्रस्तुत किया जाता है। तो सोचिए, एक प्रश्नावली आपको यह प्रदर्शित करवाती है कि आप उस पद के योग्य हैं या नहीं हैं, आप उस विषय के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप अपने राष्ट्र के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं की जानकारी है या नहीं, आप जिस राज्य में रहते हैं आप उस राज्य के बारे में जानते हैं या नहीं जानते। इतनी सारी जानकारियों को आपको होना आवश्यक है और आपकी जानकारी को निकालना प्रश्नावली का कार्य है। तो किस प्रकार से प्रश्नावली आपका मूल्यांकन कर पाती है, यह एक सोचने का विषय है। इसीलिए आपके सत्र में आपके साप्ताहिक परीक्षाएं, आपकी मासिक परीक्षाएं या आपके छमाही परीक्षाएं, आपके वार्षिक परीक्षाएं विद्यालयों में आयोजित की जाती हैं, ताकि विद्यार्थी अपने अधिगम को किस तरीके से प्राप्त कर रहा है, उसकी शैक्षिक उपलब्धि किस तरीके की है, वह शैक्षिक विकास कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसकी जानकारी हो पाए। तो ये था आपका आज का द्वितीय आकलन का उपकरण। आज हम इतना ही। धन्यवाद।